नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जलवायु या जिसे हम क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। जलवायु या क्लाइमेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, चाहे आप एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जलवायु से लगातार प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जलवायु जो अध्याय है, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी बुक्स में से पढ़ा होगा, लेकिन एनसीईआरटी जलवायु को समझने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। यहाँ यानी एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जलवायु अध्याय से जुड़े हुए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपने रटे होंगे लेकिन उनका वास्तविक अर्थ आपको नहीं पता होगा। जैसे पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या हिंदी में जिसे हम अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, ये क्या होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस तरीके से उसका प्रोसेस रहता है, कहाँ कहाँ उससे वर्षा होती है, ठीक है। उसकी दो शाखाएं कौन सी हैं। मानसून का आगमन भारत में किस तरीके से होता है, मानसून की वापसी किस तरीके से होती है। ये सारे टर्म्स जो हैं आपने पढ़े हैं, रटे हैं, लेकिन इनको आप में से बहुत सारे लोगों ने समझा नहीं होगा। तो उन्हीं समझ को विकसित करने का प्रयास करते हुए इस एनसीईआरटी को हम कर रहे हैं, ताकि चीज़ों के बारे में हमको एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक समझ है, वो हमारी विकसित हो सके, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की ज्योग्राफी हम समाप्त कर चुके हैं। 9th क्लास का 4th चैप्टर हम कर रहे हैं, और इसके बाद में यानी एक चैप्टर और है इसका 5th चैप्टर, और उसके बाद में ये जो 9th क्लास की बुक है ये भी आपकी समाप्त हो जाएगी। हालांकि इसका एक 6th चैप्टर भी है जनसंख्या, उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जनसंख्या को हम अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल सेपरेटली जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो 5 चैप्टर तक ही हम एनसीईआरटी 9th में जाएंगे। इसके साथ ही 9th की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। तो 9th की एनसीईआरटी पर आने से पहले आपको यह एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि 6th 7th 8th की जो बुक हैं उनको आप बेहतर तरीके से पहले समझें, अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करें, उसके बाद ही आप 9th क्लास पर आएँ, अगर आप इस वीडियो के थ्रू पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पिछली क्लासेस को आपको देखना है, तब आकर के आपको 9th क्लास की तरफ आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु आज का हमारा टॉपिक है, और सबसे पहले जलवायु के बारे में ही जानते हैं कि जलवायु क्या होती है, क्लाइमेट किसे कहते हैं। हालांकि पिछली क्लासेस में भी हमने जलवायु और मौसम को डिस्कस किया है, यहाँ पर थोड़ा सा और उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जलवायु को अगर देखा जाए तो जलवायु एक विशाल क्षेत्र में एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, एक लंबी समयावधि के लिए, जिसको हम 30 वर्ष से अधिक मान सकते हैं, उसमें मौसम की जो भी कंडीशंस होती हैं, मौसम की जो भी अवस्थाएं होती हैं या विविधताएं होती हैं, उनके कुल योग को हम जलवायु के रूप में जानते हैं। यानी जलवायु क्या है, मौसम की सिचुएशन एक लंबे टर्म ऑफ पीरियड के लिए, ठीक है। जलवायु और मौसम में यही तो डिफरेंस होता है कि जो मौसम होता है वो एक छोटे समय के लिए, मौसम में जो भी चेंजेस होते रहते हैं उनको हम मौसम के रूप में देखते हैं। लेकिन जलवायु एक विशाल क्षेत्र में, ठीक है, एक लंबे क्षेत्र में एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो 30 वर्ष से अधिक माना जा सकता है, उसमें मौसम की जितनी भी कंडीशंस होंगी, विविधताएं होंगी, उनको हम जलवायु कहेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप, आप सुबह जगे तो हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 12 1 2 बजते जाएंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। शाम की तरफ देखेंगे आप तो फिर टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मौसम में क्या हुआ, ये जो है चेंजेस हुए, सुबह थोड़ा सा ठंड थी, फिर दोपहर में थोड़ी गर्मी बढ़ी, शाम को फिर ठंडा मौसम हुआ। तो ये क्या है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मौसम में जो चेंजेस होते रहते हैं, अपने वातावरण में जो चेंजेस होते रहते हैं, वो मौसम होता है। जलवायु एक लंबे समयावधि के लिए होती है। जिस तरीके से आप देखेंगे, भारत और यूरोप की अगर तुलना करें, कंपैरेटिवली दोनों की क्लाइमेट के बारे में बात करें, तो यूरोप में भयंकर ठंड रहती है और बर्फबारी वहाँ पर होती रहती है। लेकिन इसके विपरीत भारत में स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं, यहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूरोप की जो जलवायु है वो कैसी है, ठंडी जलवायु है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो जलवायु है उसको हम मानसूनी जलवायु कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यूरोप में जो है एक लंबे समय तक ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती रहती है। तो ये जो है आजकल से नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों से हो रहा है यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप का मौसम या जलवायु जो है वो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मौसम और जलवायु के जो कंपोनेंट हैं, अगर उनकी बात करें, मौसम हो या जलवायु हो, दोनों के जो तत्व होते हैं, यानी जिनका प्रभाव मौसम या जलवायु पर पड़ता है, वो समान होते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है,
वायुमंडलीय दाब हो गया, पवन हो गया, आर्द्रता की मात्रा हो गई और वर्षण हो गया। ये ऐसे कारक हैं जो मौसम के अंतर्गत भी आते हैं, जलवायु के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि मौसम और जलवायु के जो तत्व होते हैं वो समान होते हैं। यानी तापमान की स्थिति मौसम के अंतर्गत भी आती है, तापमान की स्थिति को हम जलवायु के अंतर्गत भी देखते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसको हम मौसम के अंतर्गत भी रख सकते हैं, जलवायु के अंतर्गत भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तत्व जो हैं ये मौसम और जलवायु दोनों के कॉमन कंपोनेंट हैं, कॉमन तत्व हैं। मानसून क्या होता है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार जो चेंजेस होते हैं उसको हम कहते हैं मानसून। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून की उत्पत्ति हुई है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु इसको कहा जा सकता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया की जलवायु इसी तरह की है। यानी भारत भी जो है एशिया का एक अंग है, एशिया के अंतर्गत ही आता है। तो एशिया में अगर हम देखें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। भारत में अगर देखेंगे आप तो वर्षा की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर वर्षा की जो मात्रा है वो समान रहती है। अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की वर्षा की मात्रा का जो है मापन किया जाता है। अलग अलग जो है वर्षा जो है अलग अलग क्षेत्रों में होती है। जैसे अगर देखा जाए मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो वार्षिक औसत वर्षा है वो लगभग 400 सेंटीमीटर होती है। वहीं इसके विपरीत अगर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, या फिर आप उधर से देखें जिसको शीत रेगिस्तान कहते हैं, लद्दाख वगैरह है, इसमें जो वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ये क्या है? भिन्नता है वर्षा में। अलग अलग प्रकार की वर्षाएं या अलग अलग मात्रा में वर्षाएं भारत में देखने को मिलती हैं। भारत में जो ज्यादातर वर्षा है वो जून से लेकर के सितंबर के बीच में होती है। और ये जो वर्षा होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि भारत में जो ज्यादातर वर्षा है वो किस मानसून से होती है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, अधिकांश भारत में जो वर्षा होती है वो किस मानसून की वजह से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत में ज्यादातर वर्षा होती है। ये जून से सितंबर के बीच में रहती है। आपने देखा होगा कभी कभी सर्दियों में भी वर्षा होती है भारत में, लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में भी बारिश हमको देखने को मिल जाती है। तो ये किस मानसून की वजह से होती है? ये उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है, इसको हम मैप की सहायता से इसी वीडियो में आगे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। वहां पर आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। फिलहाल क्योंकि मैं एनसीईआरटी को बिल्कुल क्रमिक रूप से लेकर के चल रहा हूँ, जो चैप्टर कह रहा है उसी हिसाब से मैंने ये नोट्स तैयार करे हैं। ठीक है, तो अधिकांश भारत में वर्षा जो ज्यादातर वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है, सर्दियों की वर्षा यानी जाड़ों की जो वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, ये उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। ठीक है, और उत्तर के मैदान की बात करें, उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें जो वर्षा की मात्रा है, जैसे जैसे हम पूर्व के क्षेत्रों से पश्चिम की ओर चलते चले जाएंगे तो वर्षा की मात्रा जो है वो घटती चली जाती है। क्यों घटती है इसके बारे में भी रीजन जो है इसका क्या है कि जैसे जैसे हम उत्तर भारत के मैदान में जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे कमी होती चली जाती है। उसका प्रमुख कारण क्या है इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बिल्कुल डिटेल में मैप की सहायता से जब हम मानसून को समझेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में जो तापांतर होता है, तापांतर मतलब टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तटीय क्षेत्र जैसे भारत के जो भी समुद्र तट से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर आपने देखा होगा ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एक तरह ऐसा कह सकते हैं समकारी प्रभाव रहता है जलवायु का और लगभग एक जैसा मौसम रहता है। तो वहां पर अगर देखा जाए तापांतर जो है ताप में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा जो आंतरिक या इंटरनल पार्ट्स हैं इंडिया के, भारत के जो आंतरिक भाग हैं उनमें देखेंगे तो आप तापांतर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मौसम के अनुसार जैसे गर्मियों में या देखेंगे आप तो दिन में आप देखेंगे तो धरातल जो है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा। आंतरिक भागों की बात करें, चाहे वो दक्षिण भारत का पठार हो, उत्तर भारत के मैदान हो, उसमें आप देखेंगे तो दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, शाम को टेम्परेचर या रात में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। रातें ठंडी होंगी, दिन गर्म होंगे। तो इसके बीच में यानी हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। कहाँ? तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं भारत के उसमें। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में तापांतर कम होता है और आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर जो है वो अधिक होता है। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कंट्रोल जो भारत की जलवायु है, क्लाइमेट है, वो किन किन तत्वों के द्वारा कंट्रोल होती है, तो अक्षांश हो गए,
तुंगता, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायुदाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, ऐसे विभिन्न कारक हैं जिनकी वजह से भारत की जलवायु जो है वो प्रभावित होती है या नियंत्रित होती है। जैसे अक्षांश के बारे में सबसे पहले बात करें कि अक्षांश के अनुसार किस तरीके से भारत की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो नियंत्रित होती है। जैसे आप देखेंगे विभिन्न हिस्सों में या अलग अलग क्षेत्रों में जो सूर्यातप होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, टेम्परेचर होता है, उसकी मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में सूर्य की जो गर्मी है या सूर्य का जो ताप है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। सभी जगह पर एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है। इस वजह से जलवायु में जो है अंतर या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात करें कि विषुवत वृत्त जो होता है, विषुवत वृत्त यानी जो 0 डिग्री अपनी अक्षांश रेखा होती है, विषुवत वृत्त, इस विषुवत वृत्त से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, तो टेम्परेचर जो होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो विषुवत वृत्त है या 0 डिग्री अक्षांश है, इस पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत इस पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है, इस बेल्ट के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और हम ध्रुवों की तरफ जाएं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, तो वहाँ पर जो है ठंड या कह सकते हैं कम तापमान हमको देखने को मिलता है। तो ये अक्षांश के स्थिति परिवर्तन के कारण होता है। तुंगता या ऊंचाई भी जलवायु को नियंत्रित करती है। जैसे जैसे हम सतह से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय सघनता जो होती है, यानी वायुमंडल की जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है उसका, वो कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे वायुमंडल का घनत्व कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे अगर आप उत्तर भारत के निवासी हैं या मैदानी क्षेत्र के निवासी हैं, तो वहाँ का तापमान जैसे आप जून या मई के महीने में देखें, और उसी मई या जून के महीने में अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों पर जाएं, हिल स्टेशन पर जाएं किसी पर, यानी आप हिमाचल की तरफ जाते हैं या फिर उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, वहाँ के हिल स्टेशंस की तरफ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि मई जून के महीने में जो मैदानी क्षेत्र का तापमान था उसकी अपेक्षा मई जून के महीने में इन हिल स्टेशंस का जो तापमान है, ठीक है, वो कैसा होता है, कम होता है। यहाँ पर आपको थोड़ी शीतलता का अनुभव होगा, यहाँ पर आपको थोड़ी ठंड का अनुभव होगा। तो जैसे जैसे हम सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वायुमंडल का घनत्व कम होता चला जाता है, और वायुमंडल के घनत्व कम होने से टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो गर्मी में भी ठंडे प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरा है वायुदाब और पवन तंत्र। वायुदाब और पवन तंत्र किस तरीके से जलवायु को कंट्रोल करते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर प्लेस है, कोई भी स्थान है, उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर जो है निर्भर करता है वहाँ का क्या तापमान या वहाँ की जलवायु। तापमान और वर्षा का वितरण जो होता है वो भी जलवायु पर प्रभाव डालता है। जैसे कहीं पर तापमान ज़्यादा है, कहीं पर तापमान कम है। आप देखेंगे जैसे उत्तर पूर्वी भाग में जैसे मेघालय वगैरह है, माउसिनराम जो पड़ता है वहाँ पर, जो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, वहाँ पर देखेंगे तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा है। इसके विपरीत में अगर आप भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों को अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा कम होती है। तो वर्षा का वितरण जो है वो असमान है, और ये भी जो है प्रभाव डालता है किस पर, जलवायु पर। अगला है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी के अगर देखें, जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, ऐसे राज्य भारत के जो समुद्र तट रेखा के सटे हुए हैं, समुद्र तट रेखा से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे ना तो ज़्यादा सर्दी रहती है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है, समकारी प्रभाव बना रहता है बिल्कुल। ठीक है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होगी और ना बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होगी। एक तरह से सम जलवायु जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, सम मौसम देखने को मिलता है। और जैसे-जैसे हम समुद्र से दूरी बढ़ाते चले जाएँ, जैसे आप अंदर की तरफ आते चले जाएँ भारत में, भारत के मध्यवर्ती भाग की तरफ आते चले जाएँ, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। उसको महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं, और महाद्वीपीय अवस्था का मतलब क्या है कि गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। स्पेशली देखें तो उत्तर भारत के मैदान में देखेंगे तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जैसे ही सर्दी आएँगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी देखने को मिलती है। तो इसको महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। समुद्र से दूरी, जैसे-जैसे हम समुद्र से दूर चले जाते हैं तो ये महाद्वीपीय अवस्था वाली स्थिति उत्पन्न होती चली जाती है। महासागरीय धाराएँ जो हैं ये भी क्या करती हैं, जलवायु को नियंत्रित करती हैं। जैसे तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर प्रभाव, गर्म या ठंडी, जैसे जो धाराएँ होती हैं, महासागरीय धाराएँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारी गर्म जलधाराएँ होती हैं, बहुत सारी कैसी जलधाराएँ होती हैं, ठंडी जलधाराएँ होती हैं। तो गर्म जलधारा जहाँ होकर के बह रही होगी तो उसके निकटवर्ती जो तटीय क्षेत्र हैं या उसके निकटवर्ती जो भूमि है, तट है, वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा।
ठंडी जलधारा है तो आसपास की जो मौसम है या आसपास का टेम्परेचर है वो कैसा होगा, ठंडा होगा, तो इससे भी जलवायु पर जो है कंट्रोल होता है। उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है पृथ्वी की जो सतह है उस पर विभिन्न प्रकार की ऊंची नीची आकृतियां हैं, जैसे कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर थोड़ी उठी हुई सपाट भूमि है जिसे हम पठार कहते हैं, कहीं पर प्लेन जो है वो मैदान है। ठीक है, तो पर्वत, पठार या मैदानों की अवस्थिति से भी जलवायु जो है वो नियंत्रित होती है। तो देखो ये सारे जो कारक हमने पढ़े, ये सारे कारक ऐसे हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद में देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु अक्षांशों से किस तरीके से प्रभावित होती है, ऊंचाई से किस तरीके से प्रभावित होती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने हल्का सा एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। इसमें आप देखें, ये जो आपको बीच में आकृति दिख रही है ये भारत की स्थिति है, और कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अब यहाँ पर आप देखें, इसमें एक लाइन जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये वाली जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है विषुवत रेखा। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी बीच में से भारत को अगर दो भागों में बांटें तो भारत का नीचे वाला जो हिस्सा है वो विषुवत रेखा के समीप है, और भारत का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ध्रुवों की तरफ मान सकते हैं उसको आप। ठीक है, तो अगर देखेंगे आप भारत के बिल्कुल मध्यवर्ती हिस्से को दो भागों में, यानी मध्यवर्ती भाग से नीचे की तरफ का जो भाग है वहां पर गर्मी का अनुभव ज्यादा होता है, उमस का अनुभव ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये विषुवत रेखा के निकट पड़ते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हिमालय के निकट है। आप देखेंगे भारत के उत्तर में हिमालय है, तो भारत का बीच में से अगर दो भागों में भारत को बांटें, जैसे ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांट रही है, तो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है इंडिया के अंदर, वहां पर आपको थोड़ा सा ठंडा मौसम देखने को मिलता है। तो ये अक्षांशीय स्थिति के कारण होता है, और इसी अक्षांशीय स्थिति के कारण जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत उष्ण जलवायु में भी आता है, उपोष्ण जलवायु में भी आता है। कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कहलाता है, कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा उष्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह की यहाँ पर हमको क्लाइमेट देखने को मिलता है। ऊंचाई के हिसाब से बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो मध्य एशिया की तुलना में कम ठंडा होता है। ठीक है, मध्य एशिया में जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और मध्य एशिया की तुलना में यानी कंपैरेटिवली हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कम ठंड पड़ती है। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि भारत का उत्तरी जो सीमा है, भारत की उत्तरी जो सीमा है उस पर आपको क्या मिलेगा, आपको हिमालय मिलेगा, और मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वह उनको रोकने का प्रयास करता है। हिमालय की वजह से मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो भारत में पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती हैं, इसी वजह से इतने नज़दीक होते हुए भी भारत में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड रहती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून में भी ऊंचाई जो है प्रमुख भूमिका निभाती है। ऊंचाई का प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून में कैसे है, मतलब यहाँ पर एक लाइन लिख रही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में प्रमुख भूमिका ऊंचाई की किस तरीके से है। जब आप पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आगे हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी दो शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इस तरीके से जब मानसून जाता है तो हिमालय, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं इनसे टकरा करके विक्षेपित हो जाती हैं, यानी इधर पश्चिम की तरफ, भारत के पश्चिमी भाग की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है पश्चिमी, अब यहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पूर्व के भाषाओं में, क्योंकि ये महासागरों के ऊपर होकर के हवाएं जा रही हैं तो अपने साथ में नमी ले जाएंगी, और महासागरों के ऊपर होकर के जब जो भी हमारी मानसूनी हवाएं हैं वो जाएंगी अपने साथ में नमी लेकर के जाएंगी, तो यहाँ से वर्षा करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हिमालय है, हिमालय से टकरा करके इन क्षेत्रों में वर्षा करेंगी, और जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती चली जाएंगी तो हवाओं की जो नमी है वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से उन्होंने वर्षा करना प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ से वर्षा करती चली जाएंगी, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती चली जाएंगी पश्चिमी भाग की तरफ, तो इनमें जो नमी की मात्रा है वो कम होती चली जाएगी, और यही कारण है कि जो पश्चिमी भाग है वहां पर वर्षा कम होती है कंपैरेटिवली पूर्वी भाग की अपेक्षा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में ऊंचाई भी जो है वो प्रमुख भूमिका निभाती है, यहां से आप ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं वायु दाब और पवन के बारे में। भारत की अगर बात करें तो भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन वाला देश है। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन वाला देश है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें
क्या होती हैं, ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, वहाँ पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और दक्षिण की ओर बहते हुए अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। किसके कारण विक्षेपित हो जाती हैं? कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है? और कोरियोलिस बस के कारण ये जो है विक्षेपित होते हुए यानी दाहिनी ओर विक्षेपित होते हुए निम्न दाब क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। अभी मैं आपको मैप की सहायता से भी ये सारी चीजें बताऊंगा। तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में उत्पन्न होती हैं, दक्षिण की ओर बहती हैं और दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होते हुए निम्न दाब क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। जब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो पवनें होती हैं, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं, यानी जो उच्च दाब क्षेत्र होते हैं उनसे निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती हैं। उच्च दाब क्षेत्र कहाँ पर होता है? जहाँ पर ठंडा मौसम होता है, धरातल ठंडा होता है, ठंड पड़ती है तो वहाँ पर उच्च दाब का निर्माण होता है। और जहाँ पर धरातल गर्म होता है तो पवनें जो है वो गर्म होकर के हल्की होती हैं, हल्की होकर के ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो नीचे का स्थान खाली हो जाता है और उस खाली स्थान को भरने के लिए जो ठंडे क्षेत्रों की यानी उच्च दाब क्षेत्रों की जो हवाएं हैं उस खाली स्थान को भरने के लिए जो है चल पड़ती हैं या कह सकते हैं निम्न दाब क्षेत्रों की तरफ उनका जो है दिशा हो जाती है। तो जो हवाएं हैं वो दक्षिण की ओर बहती हैं, दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण, और निम्न दाब क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। इनमें नमी बहुत कम होती है। उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं इनमें नमी कम होने का कारण क्या है? क्योंकि ये स्थलीय भागों में उत्पन्न हो रही है, महासागरों के ऊपर उत्पन्न नहीं हो रही है। अब जैसे देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो महासागर के ऊपर होकर के उसकी जो हवाएं जाती हैं तो महासागर के ऊपर होकर के जाएंगी तो वो नमी लेकर के जाएंगी अपने साथ में, जिससे वर्षा होती है। लेकिन उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं ये स्थलीय भागों के ऊपर होकर के बहती हैं और स्थलीय भागों के ऊपर होकर बहने के कारण इनमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले यहाँ इन चीज़ों को समझिए, इस मैप को समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, तीर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी पवनें हैं? ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब जिस ITCZ के बारे में मैं बात कर रहा था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो जो होता है वो विषुवत वृत्त के 5 डिग्री नॉर्थ में होता है, यानी ये आपका विषुवत वृत्त हो गया यहाँ पर, और इससे 5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, लगभग इस जगह पर जो है आपका ITCZ क्षेत्र होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। इस अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं, ये जो पवनें, ये जो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इस ITCZ क्षेत्र में जो है क्या करती हैं? आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, आपस में बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब दो कंडीशंस आप यहाँ पर देखेंगे, एक शीत ऋतु वाली कंडीशन और एक ग्रीष्म ऋतु वाली कंडीशन, ठीक है। तो जब शीत ऋतु होती है भारत में सॉरी, तो जब भारत में शीत ऋतु होती है तो हिमालय के उत्तर में उच्च दाब उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब उत्पन्न होता है। अब हवाएं कहाँ चलती हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। तो हिमालय के उत्तर में जब उच्च दाब होता है तो वहां की जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो किधर चलेंगी? दक्षिण महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहने लग जाती हैं, जहां पर निम्न दाब क्षेत्र का बन रहा होता है। यानी जब हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है उसी समय दक्षिण में महासागरीय क्षेत्र के ऊपर निम्न दाब होता है और हवाएं शीत ऋतु में जो ठंडी और शुष्क हवाएं हैं हिमालय के दिशा से चलने वाली, वो हिमालय से किसकी ओर बहने लग जाती हैं? दक्षिण में महासागरीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने लग जाती हैं, जहां पर निम्न दाब होता है। ग्रीष्म ऋतु में अगर आप देखेंगे तो इसके उलट कंडीशन होती है, बिल्कुल विपरीत कंडीशन होती है। यहाँ पर जो पूरी आंतरिक एशिया है और उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है वहां पर निम्न दाब होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति वो उत्पन्न हो जाती है। तो हवाएं जो हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें हैं, वो हिंद महासागर से, क्योंकि हिंद महासागर
महासागर में इस टाइम पर उच्च दाब होता है, यहाँ पर ठंडा मौसम हो रहा होता है। तो ठंडे मौसम से यानी हिंद महासागर क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें भारत की ओर रुख करती हैं, भारत की ओर रुख करती हैं ये वाली, ठीक है। और आगे चल करके आप समझेंगे कि यही जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक आपकी आपकी अरब सागर शाखा हो जाती है और एक यहाँ से बंगाल की खाड़ी शाखा हो जाती है। उसका विभाजन किस तरीके से होता है आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर क्षेत्र में उच्च दाब होता है और उच्च दाब से जो हवाएं हैं, मानसूनी पवनें हैं, जिन्हें हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें कहते हैं, ये जो हैं ये आंतरिक एशिया या उत्तर पूर्वी भारत की ओर चलने लग जाती हैं, ठीक है। ये जो है जनवरी महीने की स्थिति है, ठीक है। जनवरी महीने में जैसे कि मैंने बताया था, जनवरी महीने में क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो निम्न दाब क्षेत्रों से जो है हवाएं, वो उच्च दाब क्षेत्रों से जो हवाएं हैं वो निम्न दाब क्षेत्रों की ओर बहने लग जाती हैं, ठीक है। अब जहाँ से इससे पहले हम जैसे चर्चा कर रहे थे, हिमालय क्षेत्र से जो उच्च दाब स्थिति है वहाँ से जो व्यापारिक हवाएं हैं, ठीक है, मानसूनी पवनें हैं, वो कहाँ आ रही हैं, निम्न दाब क्षेत्रों की ओर जा रही हैं, ठीक है। तो सर्दियों में जैसे जो वर्षा मैं आपको बता रहा था कि सर्दियों में अपने यहाँ उत्तर भारत में बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है, कोरोमंडल तट पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो हिमालय क्षेत्र से जहाँ उच्च दाब है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब हवाएं आएंगी, ठीक है, तो ये जो है पूरे भारत में वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें वैसे भी नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों के ऊपर होकर बहती हैं। लेकिन इनमें जो थोड़ी बहुत नमी है उसके द्वारा ये जो है भारत के तटीय क्षेत्रों में वर्षाएं करती हैं इस जगह पर, ठीक है। भारत के तटीय क्षेत्रों में जो है इनसे वर्षा होती है, जिसके हम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ भी कह सकते हैं इसको, जाड़ों की जो वर्षा होती है वो इसी के कारण होती है। ये जनवरी महीने की स्थिति है भारतीय उपमहाद्वीप में। अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे, ये जो स्थिति है भारतीय उपमहाद्वीप में, ये जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति है। जून महीने के देखेंगे तो पूरा उत्तर भारत गर्मी से तप रहा होता है इस टाइम पे। तो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो हाई होता है, हाई प्रेशर होता है इस जगह पे। और हवाएं जो हैं इस हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, ठीक है। निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो ये इसको कहते हैं हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, इनको हम कहते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, ये अरब सागर शाखा है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी शाखा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादातर जो वर्षा होती है भारत के अंतर्गत वो कहाँ से होती है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें होती हैं इसके द्वारा ही सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में देखने को मिलती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर प्रभाव इसी से पड़ता है, ठीक है। इससे जो है वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, जो मानसूनी महीने होते हैं, जिन महीनों में मानसून भारत में प्रवेश करता है। तो मानसूनी महीनों के साथ में अक्टूबर नवंबर में इसका आगमन होता है तटीय क्षेत्रों में, विशेष करके तटीय क्षेत्रों में भी जैसे बात करें तो बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, इस पर जो है उसका उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में हमको देखने को मिलते हैं। अभी एक बल के बारे में बात हो रही थी, कोरियोलिस बल क्या होता है, ये पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उस घूर्णन के कारण जो आभासी बल उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। इसके कारण क्या होता है, जो पवनें होती हैं, मानसूनी पवनें, वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। भारतीय मानसून भारतीय मानसून का प्रभाव जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में रहता है। भारतीय मानसून का जो इफेक्ट है वो आप याद रखेंगे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में रहता है। अब यहाँ से मानसून की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब क्षेत्र बनता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में आईटीसीजेड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। आईटीसीजेड को अगर देखें तो इसको कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ये जो क्षेत्र होता है, आईटीसीजेड क्षेत्र जो होता है, इसको हम मानसून गर्त या विषुवतीय गर्त के नाम से भी जानते हैं। विषुवत वृत्त के समानांतर यह क्षेत्र फैला हुआ है। उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें होती हैं वो आपस में आईटीसीजेड क्षेत्र में ही एक दूसरे से मिलती हैं और निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये आईटीसीजेड हो गया। इसके बाद में अल्नीनो देखते हैं। अल्नीनो क्या होता है, अल्नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चा, ठीक है।
एल शब्द का अगर अर्थ निकालेंगे तो क्या होता है, बच्चा, स्पेनिश भाषा में बेबी क्राइस्ट इसको कहा जाता है। और इसका नाम जो है बेबी क्राइस्ट इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो एल है ये क्रिसमस के समय बहना स्टार्ट करती है। ठीक है, ये एक गर्म जलधारा है, एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट के पास बहने वाली जो ठंडी धारा है, हम्बोल्ट जलधारा, इसको प्रतिस्थापित कर देती है और वायुमंडल के परिसंचरण दाब और ताप को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। एल्नीनो का एक प्रमुख प्रभाव यह है कि ये समुद्र सतह के जो तापमान होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, उसमें वृद्धि कर देती है क्योंकि ये गर्म है। व्यापारिक पवनों में इससे क्या हो जाती है, शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापारिक पवनों पर अल से क्या होता है, एक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके बाद में एक टर्म और आता है दक्षिणी दोलन, साउथर्न ऑसिलेशन। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में जो आपका प्रेशर होता है, दाब होता है, तो दाब परिवर्तित होता रहता है, नियतकालिक, मतलब एक समय के साथ साथ समय के अनुसार प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दाब की अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। और इस नियतकालिक परिवर्तन को ही हम दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। दक्षिणी दोलन और एल्नीनो का संयुक्त प्रभाव, दक्षिणी दोलन और एल्नीनो का जो संयुक्त प्रभाव है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इस घटना को हम कहते हैं एनसो। इस घटना को क्या कहते हैं, एनसो। यानी एनसो जो है वो दक्षिणी दोलन और एल्नीनो का ही जो है संक्षिप्त रूप है। दक्षिणी दोलन यानी साउदर्न ऑसिलेशन, एल्नीनो मतलब ई एन, तो ई एन एल्नीनो को दर्शा रहा है और एस ओ जो है वो दक्षिणी दोलन को दर्शा रहा है। तो दक्षिणी दोलन और एल्नीनो का संयुक्त प्रभाव एनसो या फिर अल्नीनो दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आगे, मानसून का आगमन एवं वापसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आपको विशेष रूप से समझना है। मानसून का जो समय होता है वो भारत में अगर देखा जाए तो आरंभिक जून से लेकर के, यानी जून के स्टार्ट से लेकर के मिड सितंबर तक रहता है। लगभग 100 से 120 दिनों का ये समय होता है जिसमें वर्षा होती है। ठीक है, तो इसके जो फैक्ट्स हैं इनको बाद में देखेंगे, यहां से पहले इस मैप की सहायता से चीजों को समझते हैं। ठीक है, जो मानसून होता है भारत में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से प्रविष्ट होता है। अब ये जो शब्द आ रहे हैं जिसमें कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और मानसून जो होता है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से, मानी इस जगह से जो है भारत में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर डेट्स भी लिख रही हैं एनसीईआरटी में, ये मैप जो है एज इट इज दिया गया है। तो यहाँ से आप समझेंगे चीज़ों को कि 1 जून को लगभग हम मान सकते हैं कि, यानी जून का प्रारंभ हो रहा है, तो 1 जून से जो मानसून है वो भारत में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो 1 जून को जब भारत में मानसून प्रवेश करता है तो वो पूरे भारत में उससे वर्षा नहीं होती है या पूरा भारत उससे प्रभावित नहीं होता है, केवल दक्षिणी हिस्सा तमिलनाडु वगैरह का और ये जो हिस्सा है ये जो है 1 जून तक जो है वहाँ पे वर्षा होने लग जाती है। इसके बाद में जैसे जैसे हम 5 जून की तरफ बढ़ते हैं तो हैदराबाद वगैरह हो गया और यहाँ पर ये जो क्षेत्र पड़ते हैं इस जगह पर, ये 5 जून के समथिंग यहाँ पर वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। 10 जून के समय पे मुंबई के क्षेत्र में, यानी मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने लग जाती है। और मुंबई के आसपास से होते हुए जैसे उड़ीसा वगैरह 10 जून को यहाँ पे भी वर्षा हो जाती है। और उड़ीसा से होते हुए और यहाँ पे देखेंगे बिहार होते हुए, ठीक है, जो मानसूनी कह सकते हैं पवने हैं वो नेपाल की तरफ निकल जाती हैं 10 जून के आसपास। यानी मुंबई का आसपास का क्षेत्र हो गया, इधर आपका उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र हो गया, बिहार के आसपास का क्षेत्र जो हो गया, यहाँ पर 10 जून को बारिश जो है वो देखने को मिल जाती है। 15 जून के आसपास गुजरात वगैरह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 15 जून के आसपास यहाँ पर गुजरात वगैरह में वर्षा होती है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होते हुए नेपाल की तरफ जो है यहाँ से जो मानसूनी पवनें हैं वो निकल जाती हैं। जुलाई के आसपास का जो समय जब आता है, 1 जुलाई के आसपास राजस्थान के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। और इस तरीके से ये जो है कह सकते हैं ना कि पश्चिमी जो है पश्चिमी दिशा की तरफ जो है मानसूनी पवनें जो है मुड़ जाती हैं। तो एक जैसे एक प्रश्न आता है कि दिल्ली में कम वर्षा क्यों होती है, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, हरियाणा हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, तो इन जगहों पर वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो मानसूनी पवनों की स्थिति कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो है मानसूनी पवनें जो है पश्चिमी दिशा की तरफ, क्योंकि ये जो है ऊंचाई वाला हिस्सा है, इससे टकरा करके इन क्षेत्रों में वर्षा करते हुए ये जो है पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं सारी मानसूनी पवनें जो होती हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं बीच में रह जाता है। ठीक है, मथुरा वगैरह हो गया, दिल्ली वगैरह हो गया, ये जो क्षेत्र है तो यहाँ पर जो है वर्षा कम होती है इसी के कारण। तो ये जो आपको पता चल गया यहाँ से किस किस तरीके से मानसून भारत में प्रवेश करता है, 2 शाखाएं होती हैं,
दक्षिणी पश्चिम मानसून की, एक अरब सागर शाखा है ये वाली, और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मानसून प्रस्फोट एक टर्म आता है। मानसून प्रस्फोट किसको कहते हैं कि सामान्य वर्षा जो हो रही है उसमें अचानक से वृद्धि हो जाए, तेज मूसलाधार बारिश होने लगे, उसको मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं। गंगा का जो मैदान है उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ये दोनों जो पवनें होती हैं, मानसूनी पवनें, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा ये कहाँ पर मिलती हैं? तो गंगा के उत्तरी पश्चिमी भाग में। यहाँ देखेंगे तो आप, ये गंगा का मैदान है, ठीक है? गंगा का मैदान है, और गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में, मतलब उत्तरी पश्चिम भाग यहाँ से आप देखें तो ये जो है हिस्सा उत्तरी पश्चिम भाग है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो पवनें हैं, ठीक है, ये अरब सागर शाखा की पवनें हैं, सारी अरब सागर शाखा है, ये इधर निकल गई। इस तरीके से और भी पवनें आ रही होंगी इस तरीके से, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी शाखा की पवनें भी, क्योंकि यहाँ से पश्चिम की ओर विक्षेपित होती हैं, और पश्चिम की ओर विक्षेपित होते हुए ये गंगा के मैदान के उत्तर में जाकर के एक दूसरे से मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः जो मानसूनी वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है, ठीक है। दिल्ली में जो वर्षा होती है, हालांकि कम वर्षा होती है, और ये जो है किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। ये नहीं कर पाती है क्योंकि ये जो है 1 जुलाई को लगभग दिल्ली के पश्चिमी हिस्से से आसपास से होकर के गुजर जाती हैं। दिल्ली में वर्षा नहीं हो पाती है अरब सागर शाखा से, लेकिन बंगाल की खाड़ी शाखा की जो पवनें हैं वो जाकर के दिल्ली में थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ से करती हैं, ठीक है। इसके बाद में मानसून की प्रथम वर्षा कहाँ पर होती है, ये भी आपको याद रखना है। मानसून की प्रथम वर्षा द्वीपों पर होती है, ठीक है। लक्षद्वीप और आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर सबसे पहली वर्षा होती है। अब ये तो हो गया मानसून का आगमन। अब देखते हैं मानसून की वापसी। मानसून की वापसी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से स्टार्ट होती है? भारत के जो उत्तरी पश्चिमी राज्य हैं वहाँ से मानसून के लौटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और मानसून के लौटने की प्रक्रिया सितंबर में आपकी स्टार्ट हो जाती है। लगभग 15 सितंबर से लगभग 1 सितंबर से जो है वो मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है उत्तरी पश्चिमी राज्यों से, ठीक है। तो 1 सितंबर से यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो है यहाँ से राजस्थान वाले हिस्से से जो है मानसून खत्म होता है। उसके बाद में 15 सितंबर से राजस्थान का ये जयपुर वगैरह हिस्सा है, और ये जो निकटवर्ती हिस्से हैं गुजरात के, यहाँ से जो है 15 सितंबर को मानसून लौट जाता है। 1 अक्टूबर को देखेंगे तो 1 अक्टूबर आते आते आपका मध्य प्रदेश वगैरह के ये वाले हिस्से हैं, और भारत के पश्चिमी तटीय जो राज्य हैं वहाँ से मानसून की वापसी हो जाती है। इसी तरीके से 15 अक्टूबर तक आपका जो हैदराबाद वाला क्षेत्र है, यहाँ से जो है मानसून वापस हो जाता है। 1 नवंबर के आसपास में आप देखेंगे, या 1 नवंबर से 15 नवंबर के आसपास में जो कर्नाटका वगैरह हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह हैं, यहाँ से जो है मानसून वापस हो जाता है। दिसंबर के समय में भारत के जो दक्षिणवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु, केरला वगैरह, यहाँ से भी जो है लास्ट वर्षा यहीं पे जो है देखने को मिलती है दिसंबर के महीने में, भारत के लौटते हुए मानसून से, ठीक है। तो ये मानसून के लौटने का प्रोसेस है। अब इसके बाद में ऋतुओं के बारे में बात करते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, अ, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। लेकिन चौथा नंबर ये मानसून की वापसी, इसको भी हम एक ऋतु के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार कंसीडर कर सकते हैं मानसून की वापसी, क्योंकि मानसून की वापसी में भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा जो है देखने को मिलती है, तो इसको भी एक ऋतु की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जनरली आपको 3 ऋतुएं ही माननी है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो सबसे पहले शीत ऋतु के बारे में बात करते हैं। उत्तर भारत में जो शीत ऋतु है वो मध्य नवंबर से लेकर के फरवरी तक चलती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो तापमान जो है वो कम होता चला जाता है, गिरावट देखने को मिलती है। हिमालय के ऊपरी ढालों पर शीत ऋतु में हिमपात होता है, बर्फबारी होती है। उत्तरी पूर्वी व्यापानिक पवनें जो होती हैं उनका प्रवाह होता है स्थल से समुद्रों की ओर। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का जो बहाव है वो स्थल से समुद्र की तरफ होता है। इसके कारण क्या होता है, उत्तरी भाग में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तमिलनाडु तट पर आपसे पूछा जाए, तमिलनाडु तट पर वर्षा जो होती है वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह के कारण ही होती है। उत्तरी पूर्वी पवनें महाद्वीपों को पार करके शुष्क हो जाती हैं। उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो जब चलती हैं तो क्या होता है, वो महाद्वीपों के ऊपर से गुजरती हैं, स्थलीय भागों से गुजरती हैं। तो स्थलीय भागों से गुजरेंगी तो उनमें नमी की मात्रा कम होगी, शुष्क हो जाएंगी, और इसी के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर ये वर्षा नहीं कर पाती हैं। लेकिन जैसे ही ये घूमते हुए, यानी अगर ऐसे देखें, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हो गई ये। तो जब उत्तरी पूर्वी पवनें चल रही हैं, उत्तरी पूर्वी पवनें चल रही हैं तो महाद्वीपों को पार करते हुए ये जो बंगाल की खाड़ी को जब पार करती हैं,
ठीक है। बंगाल की खाड़ी को जब पार करती हैं तो बंगाल की खाड़ी से ऊपर निकलते हुए ये नमी ले जाती हैं अपने अपने साथ में, और नमी ले जाती हैं तो जब लौटते हुए ये दक्षिण की तरफ आती हैं, दक्षिण भारत की तरफ, तो कोरोमंडल तट पर जो है ये जो है वर्षा इनसे देखने को मिलती है। तो जब भी पूछा जाता है आपसे कि कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है, स्टार्टिंग में भी चैप्टर के मैंने आपको बताया था, कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? उत्तरी पूर्वी पवनों के कारण होती है। ठीक है। उत्तर भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है, सर्दियों के महीने में, जाड़ों में जो वर्षा होती है उत्तर भारत में, उसको कहा जाता है मावठ। ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर भारत में जाड़ों की जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। और ये जो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये भी पूछा जाता है आपसे कि पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन जो वर्षा होती है जिसे मावठ कहते हैं, ये किस फसल के लिए लाभदायक होती है? तो ये प्रॉफिटेबल फॉर रबी क्रॉप, रबी की फसल के लिए ये अत्यंत लाभकारी होती है। इसके बाद में देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु भारत में लगभग मार्च से लेकर के मई तक रहती है। सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण ग्रीष्म ऋतु जो है देखने को मिलती है। मई जून में उत्तर भारत में तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली उत्तर भारत की अपेक्षा क्या होता है? तापमान कम होता है। ये समुद्री प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो तट हैं वो समुद्र के निकटवर्ती तट हैं, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ देखें तो समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ पर तापमान कम रहता है। और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क पवनें चलती हैं जिनको लू कहा जाता है। ठीक है। लू अगर आपसे पूछा जाए तो लू से जुड़ा हुआ प्रश्न किस तरीके से आता है कि लू हैं जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भारत के में गर्म और शुष्क पवनें हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको लू कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा शुष्क होती हैं और इनके संपर्क में आने से व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, जिससे कभी कभी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तेज हवा के साथ में मूसलाधार वर्षा और हिमवृष्टि जो होती है, ओलावृष्टि जो होती है, ये मानसून से पहले की वर्षा में होती है। ठीक है। मानसून से पहले की स्थिति में, यानी मानसून आया नहीं है, मानसून आने से पहले ही कभी कभी जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बात की जाए, कर्नाटक और केरल क्षेत्र में बात की जाए, तो वहां पर तेज हवाओं के साथ में मूसलाधार वर्षा और उसके साथ में ओलावृष्टि की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे पश्चिम बंगाल में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कर्नाटक और केरल में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तेज हवा, मूसलाधार वर्षा, हिमवृष्टि मानसून से पहले की कंडीशन है। पश्चिम बंगाल में इसको काल बैशाखी कहा जाता है, कर्नाटक और केरल में इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्नाटक केरल में जो आम की खेती होती है, इस वर्षा की वजह से आम जो है वो जल्दी पक जाते हैं और आम की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। इसी वजह से इसको स्थानीय तौर पर आम वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, या आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। वर्षा ऋतु के बारे में बात करते हैं तो जून के प्रारंभ में उत्तरी भारत के जो मैदान है, जैसे मैंने बताया था जून के महीने में उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, धरातल जो है वो गर्म होता है, तो गर्म धरातल के संपर्क में आते हुए जो हवा है वो हल्की होकर के ऊपर उठती है और दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं उनको आकर्षित करती है, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पर आपका उच्च दाब हो रहा होता है, तो उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर यानी उत्तरी मैदान की ओर जो है चलने लग जाती हैं। ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें महासागरों के ऊपर गुजरते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दो शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, इनसे भारत में जो है वह वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रारंभ में, और अधिकतर वर्षा जो है वो उत्तर पूर्वी भागों में होती है। जैसे उत्तर पूर्वी में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में मासिन राम में जो है वो सर्वाधिक औसत वर्षा देखी जाती है और ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी माना जाता है। इसके अलावा मासिन राम स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। और गंगा घाटी से जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, गंगा घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर जब चलते हैं तो वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे कमी होने लग जाती है। कमी होने इसलिए लग जाती है क्योंकि जो क्या कहते हैं मानसूनी पवनें हैं, जो मानसूनी पवनें हैं वो अपने साथ में जो नमी लेकर के आती हैं, तो जैसे जैसे पश्चिम की ओर चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, तो उनकी जो नमी है वो वर्षा करती हुई जाती हैं, तो नमी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो उनमें नमी की मात्रा कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में भी जो है वो कमी देखने को मिलती है। ठीक है। ये जो मैप है इसकी सहायता से आप देखेंगे, ये आपका होमवर्क, आप इसको समझ सकते हैं। ये मैप में दे रखा है कि जो सबसे ज़्यादा डार्क वाला हिस्सा है वहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, फिर उससे थोड़ा जो हल्का है वहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा है। तो इसी तरीके से वर्षा की मात्रा यहाँ पर दी गई है संकेतात्मक रूप में। आप इस मैप की सहायता से ये पता लगाएंगे कि
400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, 200 से 400 के बीच में वर्षा कहाँ पे होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा कहाँ से होती है, ये आप खुद यहाँ पर से देख करके इसका जो है पता लगाने का प्रयास करें। ठीक है, ये जो है वार्षिक वर्षा का वितरण है। यहाँ से भी आप वार्षिक वर्षा के वितरण को जो है कौन-कौन से क्षेत्रों में कितने-कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है उसको देख कर के समझने का प्रयास करें। ठीक है? मानसून एकता का परिचायक किस तरीके से है? हिमालय जो होता है वो अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद भारत जो है हाई अक्षांश हैं, हाई लैटिट्यूड हैं, ठीक है? इसके कारण उत्तरी भारत में जो तापमान है वो लगातार ऊंचा बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों का प्रभाव है। इसके कारण जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है उत्तर की अपेक्षा तापमान कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके कारण ना तो गर्मी पड़ती है, ना सर्दी पड़ती है, मतलब एक जैसा जो है टेम्परेचर रहता है। फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाएं जो होती हैं वो ऋतुओं के अनुसार चेंज होती रहती हैं। उनसे संबंधित ऋतु की जो दिशाएं हैं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। वर्षा की अनिश्चितताएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस टाइम पर वर्षा होनी होती है उस टाइम पर वर्षा नहीं हो पाती है। और वर्षा का वितरण भी जो है भारतीय उपमहाद्वीप में समान नहीं है। सभी क्षेत्रों पर समान वर्षा की मात्रा देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी भारतीय मानसून की एक विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, उनके त्योहार, उत्सव सभी इन मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, पूरा कृषि चक्र मानसून पर डिपेंड है। ज़्यादातर कृषि जो है भारत की वो मानसूनी कंडीशंस पर डिपेंड करती है, वर्षा पर डिपेंड करती है। ठीक है, मानव जीवन भी जो है कृषि से जुड़ा हुआ है, तो ये भी जो है वर्षा पर डिपेंड हो गया। इनके त्योहार उत्सव जैसे देखेंगे, कृषि से जुड़े हुए भी, फसलों की कटाई बुवाई से जुड़े हुए भी त्योहार भारत में जो है मनाए जाते हैं। तो ये भी मानसून के आसपास घूमते रहते हैं या मानसून से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करके कृषि की प्रक्रिया में क्या लाती हैं, तेजी लाती हैं और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती हैं, या नदी घाटियां जिसमें वर्षा के जल का बहाव होता है, संवहन होता है, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन, आज का क्लास। जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक, अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो देना ना भूलिएगा। इसके बाद में एक चैप्टर और आएगा, 5th चैप्टर, 9th क्लास की ज्योग्राफी इसके साथ समाप्त हो जाएगी। फिर आगे हम 10th क्लास की बुक को कंप्लीट करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।